हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज की वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट को कैसे अलॉट किया जाता है। विभाग और आयोग के द्वारा किस प्रकार से पोस्ट का अलॉटमेंट होता है, कैसे उसकी अलॉटिंग होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही पोस्ट प्रेफरेंस के एनालिसिस के बारे में ये वीडियो आप सबके लिए दो कारण से इम्पोर्टेंट है। पहला रीज़न तो इसमें यह है कि इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस कंडीशन तक नियरेस्ट पोस्ट मिल सकती है। साथ ही अप्रोक्सीमेटली क्या ऐसी कंडीशन रहेगी मेरी रैंक और कैटेगरी के आधार पर, जिससे मुझे अपनी नियरेस्ट पोस्ट यानी कि जो मैंने प्रेफरेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग अलॉट हो सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि अभी अभी हाल ही में जो कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट जारी हुआ था फाइनल, उसमें पोस्ट अलॉट को लेकर यानी कि विभाग आवंटन को लेकर गड़बड़ी हुई है। थोड़ा सा उसमें रैंक और वरीयता के आधार पर अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें अपनी रैंक और वरीयता के आधार पर विभाग आवंटन नहीं हुआ। तो उस के हिसाब से भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इससे बेसिक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से हमें पोस्ट का अलॉटमेंट होता है, किस प्रकार से पोस्ट की अलॉट होती है। तो पोस्ट अलॉटिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फिर उसका बेसिक डिटेल डिस्कस करते हुए साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसको हमने तीन केस में स्टडी करना है। तीन केस में हम यहाँ पर इसकी आपको जानकारी देंगे और तीनों के तीनों केस के माध्यम से आप फाइनली आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि मुझे कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस तक मैं पहुँच सकता हूँ, कौन सी पोस्ट मुझे अलॉट हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स वे हैं जो पोस्ट अलॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला होता है वैकेंसी ऑफ कैटेगरी वाइज। तो जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर ये है कि कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी क्या है, जर्नल में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी आपकी वैकेंसी अवेलेबल है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका रैंक। रैंक में दो तरह की देखो रैंक होती है। पहला तो होता है आपका ओवरऑल रैंक, जिसको हम जर्नल रैंक कहते हैं, जिसमें 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 9 10 100 तक होते हैं। और दूसरा होता है आपकी कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक में क्या होता है कि जैसे मान लें किसी की 30 रैंक है, 30 रैंक पे 30 रैंक से ऊपर 29 वाला कोई जर्नल कैंडिडेट है और 30 रैंक पे कोई ओबीसी वाला आ गया, तो उसकी जो जर्नल रैंक होगी, उसकी जो ओवरऑल रैंक होगी वो तो 30 होगी, लेकिन जो उसकी कैटेगरी रैंक होगी वहाँ पे 1 होगी। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस। देखिए, अगर आपकी फर्स्ट रैंक है लेकिन अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस सही से नहीं भरी है तो आपको गलत तरीके से पोस्ट अलॉट हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए ही चीज़ों को करना पड़ता है, चाहे आपकी फर्स्ट रैंक हो या आपकी 10 रैंक हो या आपकी जितनी भी रैंक हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है रैंक के साथ साथ। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम किन किन ब्रांचेज और किन किन ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, डिप्लोमा से आपकी जो ब्रांच रहेगी वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपका आईटीआई ट्रेड्स, आईटीआई ट्रेड से रहेगा आपका फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल। और जो ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो केवल और केवल समाज कल्याण विभाग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। समाज कल्याण में जो अनुदेशक की भर्ती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका वीडियो का पार्ट 1 है, क्योंकि समाज कल्याण में अनुदेशक फिटर, अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन, अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स, अनुदेशक मैकेनिक डीजल, अनुदेशक मोटर मैकेनिक की वैकेंसी अवेलेबल थी, जिसमें आईटीआई और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट कुछ कंडीशंस के आधार पर यहाँ पर इजिबल थे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आगे इसके बारे में। इसकी सबसे पहले हम मैकेनिकल ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपकी मैकेनिकल का डिप्लोमा है, आईटीआई फिटर, वेल्डर, मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल वाले कैंडिडेट इसमें इजिबल थे। तो मैकेनिकल में सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस का क्या मेथड था जो एक्चुअल में सभी कैंडिडेट को करना था। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स में यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उसका क्या मेथड था जो हमें देना चाहिए था एक अनुदेशक फिटर के लिए, जो हमारी समाज कल्याण विभाग में वैकेंसी निकली हुई है। तो सबसे पहले आईटीआई के बारे में अगर बात की जाए तो जो फिटर वाले कैंडिडेट थे उन्हें केवल और केवल फिटर, अनुदेशक फिटर ही पोस्ट प्रेफरेंस रखनी थी। वेल्डर वालों को अनुदेशक वेल्डर रखनी थी। उसके बाद वैकेंसी निकली हुई थी अनुदेशक डीजल मैकेनिक की। तो अनुदेशक डीजल मैकेनिक वालों को की जो पोस्ट थी उसके लिए मैकेनिक डीजल वाले कैंडिडेट इजिबल थे केवल। मैकेनिक डीजल आईटीआई में 1 ईयर का कोर्स होता है। उसके बाद मोटर मैकेनिक व्हीकल आईटीआई में 2 ईयर का कोर्स होता है। और इनके लिए जो वैकेंसी अवेलेबल थी वो थी अनुदेशक मोटर मैकेनिक की। तो इनको ऐसे ही पोस्ट प्रेफरेंस देनी थी आईटीआई वालों को, केवल और केवल यही देनी थी आयोग की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर डिप्लोमा वालों की बात की जाए,
डिप्लोमा जिन्होंने मैकेनिकल से किया है वे चारों के चारों पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते थे समाज कल्याण में, क्योंकि देखिए डिप्लोमा वालों के लिए सारी की सारी ब्रांचेज मैकेनिकल में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती है, चाहे वो फिटर हो, वेल्डर हो, अनुदेशक डीजल मैकेनिक हो, अनुदेशक मोटर मैकेनिक व्हीकल हो। और ये पोस्ट प्रेफरेंस का हमने अपनी तरफ से एक आइडिया के आधार पर बनाया, तो चाहे डिप्लोमा वाले इसमें वेल्डर ऊपर रख सकते थे, अनुदेशक डीजल मैकेनिक को ऊपर रख सकते थे, वो उनकी अपनी चॉइस थी, चॉइस के अकॉर्डिंग आप कैसे भी रख सकते थे, लेकिन वे इसमें चारों पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते थे। अब बात करते हैं इसमें सीट अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर अनुदेशक फिटर में बात की जाए तो जर्नल में 3 सीटें हैं मेल में, और जर्नल वुमेन में केवल और केवल 1 सीट है। वहीं अनुदेशक वेल्डर में जर्नल मेल की 2 है, अनुदेशक डीजल मैकेनिक में जर्नल मेल की भी 2 है, और वहीं अनुदेशक मोटर मैकेनिकल में भी जर्नल मेल की 2 सीटें अवेलेबल है। अब इन सीटों के आधार पर आपकी रैंक और कैटेगरी मैटर करेगी कि आपको किस प्रकार से आपकी पोस्ट अलॉट होगी, किस प्रकार से आपको पोस्ट दी जाएगी, तो वो आगे हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें अनुदेशक फिटर के बारे में। तो किस प्रकार से पोस्ट अलॉट होगी आपकी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पे केवल और केवल जर्नल में ही वैकेंसी अवेलेबल है, तो यहाँ पर पोस्ट को मिलना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि SC ST OBC में यहाँ पे सीटें अवेलेबल नहीं है, तो जर्नल में है तो जर्नल वालों को काफ़ी ईजी हो जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे जर्नल में मेल की 4 सीटें अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पे इसको 3 स्टेप्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइड किया है। एक तरफ कैंडिडेट से, एक तरफ रैंक है, एक तरफ पोस्ट है। जैसे कैंडिडेट में आपका डिप्लोमा वाला कोई कैंडिडेट है और उसने फर्स्ट रैंक अचीव की है और वो बिलोंग करता है समाज कल्याण विभाग से। यहाँ पे आप ध्यान रखना, कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है और उसने फर्स्ट रैंक अचीव किया है, लेकिन वो संबंध रखता है समाज कल्याण विभाग से, समाज कल्याण विभाग से उसने अपना फॉर्म फिल किया था और उसने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में पहली प्रेफरेंस अनुदेशक फिटर को दिया है, तो ये 100% श्योर है कि उसी को अनुदेशक फिटर मिलेगी जिसकी डिप्लोमा में फर्स्ट रैंक है। अगर यहाँ पे कोई ITI वाला कैंडिडेट भी होता जिसने समाज कल्याण विभाग से जो संबंध रखता है, जिसने फॉर्म फिल किया और उसने फर्स्ट रैंक अचीव की होती, तो उसको भी यहाँ पर अनुदेशक फिटर ही पहले मिलती। ये कैसे भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमने सेकंड में लिया ITI फिटर। जैसे किसी कैंडिडेट ने, एक एग्जाम्पल के तौर पर है, ITI से फिटर किया है और वो समाज कल्याण विभाग से संबंध रखता है और उसने अपनी सेकंड रैंक हासिल किया है, और सेकंड रैंक हासिल करने के बाद उसने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस अनुदेशक फिटर रखी है, तो उसको डेफिनेटली अनुदेशक फिटर मिल जाएगी, क्योंकि जर्नल में 4 सीटें अवेलेबल है फिटर वालों की। उसके बाद कोई ऐसा कैंडिडेट जो डिप्लोमा से, जिन्होंने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया, साथ ही वो समाज कल्याण विभाग से इस फॉर्म को भर रहा है अनुदेशक फिटर के लिए, तो उसको रैंक 3rd पर इसको अनुदेशक फिटर मिल जाएगी, क्योंकि जर्नल में 4 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद ITI फिटर से अगर किसी ने किया है और उसने 4th रैंक हासिल किया और समाज कल्याण विभाग से संबंध रखता है, समाज कल्याण विभाग से उसने फॉर्म भरा है और उसने अनुदेशक फिटर अपनी पहली पोस्ट प्रेफरेंस दी है, तो उसको ये अनुदेशक फिटर मिल जाएगी। अब जरूरी ये नहीं कि डिप्लोमा वाले की फर्स्ट रैंक हो, ITI वाले की फर्स्ट रैंक हो सकती है, सेकंड रैंक हो सकती है या 3rd रैंक हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आपको सीटें प्राप्त करनी है तो जर्नल में आपको 1 से 4 रैंक तक तो आना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको आपकी अनुदेशक फिटर ये पोस्ट मिल पाएगी। अब बात करें अगर इसमें वुमेन की, अगर कोई वुमेन कैंडिडेट है जिसने ITI डिप्लोमा किया है और उसने समाज कल्याण विभाग से अनुदेशक फिटर के लिए ये फॉर्म भरा है, और जैसे वुमेन यहाँ पर हमने रिजल्ट को जब एनालिसिस किया तो देखा तो 39 पर एक वुमेन कैंडिडेट है जिन्होंने ITI डिप्लोमा किया हुआ है, जो भी उन्होंने किया होगा 39 रैंक पर है वो। तो अगर इन फीमेल कैंडिडेट ने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस अनुदेशक फिटर को दिया तो 100% इन फीमेल कैंडिडेट को ये पोस्ट मिलेगी, क्योंकि इन्होंने जर्नल कैटेगरी में रहते हुए 39 रैंक हासिल की है, जो किसी भी फीमेल कैंडिडेट की अभी तक नहीं है, तो इनको तो मिल जाएगी डेफिनेटली। अब बात की जाए अनुदेशक वेल्डर की। अब देखिए कैसे पोस्ट प्रेफरेंस, जैसे हमने पहले डिप्लोमा वालों ने अनुदेशक वेल्डर दी थी, अनुदेशक फिटर, अनुदेशक वेल्डर, अनुदेशक मैकेनिक डीजल, अनुदेशक मोटर मैकेनिक। अब जैसे किसी ने सेकंड प्रेफरेंस भरी है वेल्डर की डिप्लोमा वालों के लिए, ITI वालों को तो वही भरनी पड़ेगी, जैसे डिप्लोमा वालों के लिए किसी ने भरी है सेकंड प्रेफरेंस वेल्डर, जर्नल में वेल्डर की 2 सीटें अवेलेबल है, उसने पहले फिटर भरी थी, फिर भरी उसने वेल्डर, अब उसकी 5 रैंक है, ये 5 रैंक पे ही आपको मिल सकती है। अगर आप फर्स्ट रैंक है तो भी आप इसको ले सकते हैं अगर आपने इसको पहली प्रेफरेंस दिया है, लेकिन अगर आपने इसको सेकंड प्रेफरेंस दी है तो इसमें क्या होगा, जैसे डिप्लोमा कैंडिडेट है, कोई जर्नल से बिलोंग करता है और उसकी 5 रैंक है, उसने पहले भरी अनुदेशक फिटर, उसके बाद भरी अनुदेशक वेल्डर, तो 4 जो कैंडिडेट जर्नल के थे वे तो सिलेक्ट हो गए अनुदेशक फिटर में। उसके बाद जिनकी 5 रैंक है उन्हें मिलेगी फिर अनुदेशक वेल्डर। उसके बाद अगर किसी ने ITI वेल्डर से किया और उसने 6th रैंक हासिल की है तो उसको मिलेगी फिर अनुदेशक वेल्डर, अगर उसने अनुदेशक वेल्डर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरी है।
ऐसे आपको पोस्ट अलॉट की जाएगी। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ITI डिप्लोमा वाला कैंडिडेट, जैसे कोई ITI किसी ने वेल्डर से किया, उसने फर्स्ट रैंक अचीव किया है और उसने पहली प्रेफरेंस वेल्डर दिया, तो उसको वेल्डर ही मिल जाएगी, क्योंकि वेल्डर में जनरल की 2 सीटें अवेलेबल है। अब अगर बात की जाएगी अनुदेशक मैकेनिक डीजल की, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो डिप्लोमा से बिलोंग करता है और उसने पहले पोस्ट प्रेफरेंस दी फीटर की, फिर उसके बाद दी वेल्डर की, फिर उसके बाद दी उसने डीजल मैकेनिक की। अब 4 कैंडिडेट तो जो जर्नल के थे वे फिटर में सिलेक्ट हो गए, उसके बाद 2 कैंडिडेट वेल्डर में सिलेक्ट हो गए, यानी कितने हो गए 6। अब जिसकी 7 रैंक है डिप्लोमा वाले की, तो उसको मिलेगी डीजल मैकेनिक पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर। अगर उसने ऐसे दिया फिटर वेल्डर डीजल मैकेनिक, तो उसको डीजल मैकेनिक मिलेगी। वहीं अगर किसी ने ITI मैकेनिक डीजल से की है और उसने डीजल मैकेनिक की अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल किया, तो उसको मिलेगी डीजल मैकेनिक। तो इस प्रकार से पोस्ट अलॉट होंगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वेरिएशन भी हो सकता है। मान लो कोई डिप्लोमा वाले कैंडिडेट चाहता है कि जिसकी 3rd रैंक है, वो चाहता है कि मुझे डीजल मैकेनिक पहले चाहिए, तो उसको डीजल मैकेनिक मिल जाएगी पहले, क्योंकि उसकी 3rd रैंक है और रैंक में टॉप पर है, तो वो उसको डीजल मैकेनिक पहले मिल जाएगी। अब अगर बात की जाए आगे इसमें अनुदेशक मोटर मैकेनिक की, तो अनुदेशक मोटर मैकेनिक में जर्नल की 2 सीटें अवेलेबल है। इसमें जैसे हमने पोस्ट प्रेफरेंस का मेथड बनाया, जैसे फीटर हो गया, फीटर के बाद वेल्डर हो गया, फिर डीजल मैकेनिक, उसके बाद है मोटर मैकेनिक। तो हमारे 8 कैंडिडेट तो ऊपर चले गए, फीटर में चले गए, वेल्डर में चले गए और हमारे डीजल मैकेनिक में चले गए। उसके बाद आता है मोटर मैकेनिक, जिसकी डिप्लोमा में 9th रैंक है, जो समाज कल्याण विभाग से संबंध रखता है, जिसने फॉर्म फिल किया समाज कल्याण विभाग से, तो 9th रैंक पर उसको मिल जाएगी मोटर मैकेनिक, अगर उसने इस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस को फिल किया है। उसके बाद अगर किसी ने ITI मोटर मैकेनिक व्हीकल से किया और उसने 10 रैंक हासिल किया है और मोटर मैकेनिक अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे, तो उसको मिल जाएगी मोटर मैकेनिक्स। हम केस 3rd में आपको बताएंगे किस प्रकार से इसमें वेरिएशन होगा पोस्ट को, ये अपनी पोस्ट को लेकर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो था आपका मैकेनिकल ब्रांच के बारे में। यहाँ पर ये भी हो सकता है अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है ITI वाला जिसकी 3rd रैंक है या 3rd रैंक है और वो चाहता है कि मुझे वो 3rd रैंक है और जिस भी उसने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस, यानी कि अगर वेल्डर से उसकी 3rd रैंक है या फिटर से 3rd रैंक है या उसकी मोटर मैकेनिक से 3rd रैंक है या उसकी डीजल मैकेनिक से 3rd रैंक है, अगर वो चाहता है कि मुझे वो मिले और उसने पोस्ट प्रेफरेंस वही दिया, तो उसको डायरेक्ट वही मिल जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने की, आपकी रैंक और आपकी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस पोस्ट अलॉटिंग के रिगार्डिंग। अब अगर बात की जाए इसमें अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रीशियन के बारे में, तो इसमें जर्नल की 3 सीटें हैं और वहीं जर्नल वुमेन की 1 सीट है। जैसे डिप्लोमा में अगर कोई इलेक्ट्रीशियन वाला कैंडिडेट है या इलेक्ट्रीशियन वाला कैंडिडेट है और डिप्लोमा उसने किया है आपका इलेक्ट्रिकल से और उसने समाज कल्याण विभाग से संबंध रखता है, समाज कल्याण विभाग से उसने फॉर्म भरा, उसकी 1st रैंक है, तो उसको डायरेक्ट मिल जाएगी अनुदेशक फिटर। अगर उसने उसको डायरेक्ट मिल जाएगी अनुदेशक विद्युत, अगर उसने अनुदेशक विद्युत अपनी पोस्ट प्रेफरेंस रखी है और उनको वही रखनी थी, उनको पोस्ट प्रेफरेंस अपनी अनुदेशक विद्युत ही रखनी थी, तो उसको डायरेक्ट अनुदेशक विद्युत मिल जाएगी। उसके बाद अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है ITI जिसने इलेक्ट्रीशियन से किया और उसने वो 2nd रैंक हासिल की है और उसने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस अनुदेशक विद्युत दिया, तो उसको भी अनुदेशक विद्युत मिल जाएगी। उसके बाद अगर कोई डिप्लोमा कैंडिडेट है जिसकी 3rd रैंक है, उसने और वो समाज कल्याण विभाग से संबंध रखता है, तो उसको भी अनुदेशक विद्युत मिल जाएगी अगर उसने अनुदेशक विद्युत अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दी है। उसके बाद है वुमेन के। अगर वुमेन के बारे में बात की जाए, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कोई ITI वाला कैंडिडेट है और उसने इलेक्ट्रिकल से वो बिलोंग करता है और समाज कल्याण विभाग से फॉर्म भरा है, उसकी 1st रैंक है, अगर वो पहले दे देता है पोस्ट प्रेफरेंस अनुदेशक विद्युत, तो उसको भी अनुदेशक विद्युत मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जनरल मेल की 3 सीटें है, तो आपको कम से कम 3rd रैंक पर तो आना ही पड़ेगा। 3rd रैंक तक आओगे तभी जाके आपको यहाँ पर अनुदेशक विद्युत मिल सकती है। यहाँ पे हमने एक रिजल्ट को एनालिसिस करते हुए वुमेन के बारे में जब हम एनालिसिस कर रहे थे, तो 58 रैंक पर कोई वुमेन है, ये तो उन्होंने चाहे तो ITI किया होगा या डिप्लोमा किया होगा, जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है, तो 58 रैंक उन्होंने हासिल की है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वे समाज कल्याण विभाग से संबंध रखती है और वे चाहती है कि उन्हें अनुदेशक विद्युत मिले, तो उन्हें 100% अनुदेशक विद्युत मिलेगी फीमेल कैंडिडेट को, क्योंकि उन्होंने 58 रैंक हासिल किया, तो उनको इजीली ये अनुदेशक विद्युत मिल जाएगी। अगर बात की जाए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरल की 4 सीटें हैं, जनरल वुमेन की 1 सीट है और SC की 3 सीटें। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वेरिएशन है कैटेगरी को लेकर, इसको समझना बेहद जरूरी है। यहाँ पे अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है, तो अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जिसने डिप्लोमा से 1st रैंक हासिल की है और उसने अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी पोस्ट प्रेफरेंस रखी है, ठीक है, तो उसको पोस्ट
मिल जाएगी डायरेक्ट अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर फर्स्ट रैंक हासिल किया है। क्योंकि यहाँ पे जर्नल की 4 सीटें, आपको इस बात को ध्यान रखना है, जर्नल की 4 सीटें यहाँ पर, तो कम से कम आपको फोर्थ रैंक में तो आना ही पड़ेगा अगर ये सीट चाहिए आपको अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स की समाज कल्याण विभाग में। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जिसने ITI इलेक्ट्रॉनिक्स से किया और उसकी सेकंड रैंक है और उसने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है तो उसको भी डायरेक्टली मिल जाएगी। उसके बाद अगर कोई डिप्लोमा से है और उसने थर्ड रैंक हासिल किया और उसने अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स दिया तो उसको भी डायरेक्ट मिल जाएगी। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया और ITI इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है और उसकी फोर्थ रैंक है तो उसको भी अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी। यानी कि डिप्लोमा और ITI इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए फोर्थ रैंक तो यहाँ पर उनको लानी ही पड़ेगी, तब जाके उनको यहाँ पर ये जब जाके उनको यहाँ पर ये पोस्ट मिल पाएगी। ऐसा इशू इसमें थोड़ा वेरिएशन नहीं भी रह सकता है। और कोई डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पे सेकंड रैंक पे है और ITI वाला फर्स्ट रैंक पे है तो उसको भी पहले उसने पोस्ट प्रेफरेंस अगर अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स दिया तो उसको डायरेक्ट अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी। अगर बात की जाए इसमें वुमेन की, तो एक वुमेन कैंडिडेट यहाँ पे हमें दिखाई दी थी रिजल्ट में, जिन्होंने ITI या डिप्लोमा जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है उनकी 58 रैंक है, 58 रैंक है उनकी, और 58 रैंक है। और अगर उन्होंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स फिल किया तो उनको ये भी डायरेक्ट अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी। एक बात और मैं आपको बता दूं, क्रमशाला अनुदेशक का जो रिजल्ट है, जो वैकेंसी थी, इसमें फीमेल कैंडिडेट के चांसेस बहुत ज़्यादा है सिलेक्ट होने के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी अलॉट हुई है उसमें फीमेल कैंडिडेट्स काफ़ी कम संख्या में पार्ट कर पाई है अकॉर्डिंग टू मेल कैंडिडेट के। तो जिन्होंने किया है अप्रोक्सीमेटली उनका रिजल्ट में वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आई थी, तो कहीं ना कहीं उनकी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी इसमें बढ़ जाएगी। बात की जाए अगर SC कैटेगरी, देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ समझनी है। अगर SC कैटेगरी में क्या है कि मेल की केवल 3 सीटें हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने C1 लिखा हुआ है यहाँ पे कैंडिडेट रैंक पोस्ट, तो जहाँ पे हमने रैंक लिखी हुई है C1, इसका मतलब है कैटेगरी रैंक। यानी कि जो यहाँ पे SC वाले कैंडिडेट है इनकी ओवरऑल रैंक तो चाहे 30 हो, 40 हो, 50 हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 100 भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इनको पोस्ट चाहिए तो उनकी कैटेगरी रैंक बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। सपोज दैट SC में 3 सीटें हैं, ठीक है। अगर कोई डिप्लोमा वाले कैंडिडेट उसकी ओवरऑल रैंक चाहे 100 रही हो, चाहे 102 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर कैटेगरी में उसकी रैंक फर्स्ट है, समझना, अगर कैटेगरी में उसकी रैंक फर्स्ट है और उसने अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दिया तो उसको सबसे पहले अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी कैटेगरी की रैंक के अकॉर्डिंग। इसमें इनका ओवरऑल रैंक मैटर नहीं करेगा। ओवरऑल रैंक मैटर करता है कि मोस्टली जर्नल कैटेगरी में, ठीक है। अब ITI इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर किसने ITI किया इलेक्ट्रॉनिक्स से तो उसको, अगर उसने कैटेगरी में, अगर किसने ITI इलेक्ट्रॉनिक्स से किया और उसने कैटेगरी में सेकंड रैंक है और SC कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसने अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल किया, सबसे पहले उसको डायरेक्ट अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी। इसी प्रकार से डिप्लोमा में अगर कैटेगरी वाइज किसने थर्ड रैंक हासिल की है और उसने अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स फिल किया है तो उसको डायरेक्ट मिल जाएगी अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स। एक बात और आपको यहाँ पर याद रखनी है, कुछ कैंडिडेट्स जो अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं वे ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में पहुंच जाते हैं, जैसे SC का हो गया, OBC हो गया, ST हो गया। अगर वे इतने मार्क्स ले आए जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट लेकर आते हैं, जिन पे वे शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो उनको फिर जर्नल की मेरिट में स्थान मिलता है। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी होगी कि फिर उनका सिलेक्शन इनसे पहले हो जाएगा जो कैटेगरी में भले उनकी फर्स्ट रैंक हो, लेकिन अगर जो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनको पोस्ट प्रेफरेंस मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अगर वो फिल करते हैं इसको तो उनको क्या होगा, ये उनके चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी रैंक आपकी मैटर करती है। और कुछ कैंडिडेट अगर इतने मार्क्स ले हो जाए जो जनरल कैटेगरी में वेरी करते हैं तो उनके लिए और वे इसको भर दे तो उनको भी मिल जाएगी यहाँ पर ये पोस्ट। अब यहाँ पे कई बार सवाल ये भी होता है कि कोई कैंडिडेट चाहे अगर वो SC, ST, OBC से बिलोंग करता है और वो जनरल कैटेगरी में अपना स्थान बना लेता है तो ये चयन प्रक्रिया की नियमावली पर भी डिपेंड करता है कि उसे जनरल कैटेगरी में ही सीट मिलेगी या फिर उसी कैटेगरी मिलेगी। तो ये नियमावली पे भी डिपेंड करता है कि नियमावली क्या है चयन प्रक्रिया को लेकर, तो वो भी देखना बेहद ही जरूरी है। लेकिन आपकी कैटेगरी रैंक यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और ठीक है, अब बात की जाए अगर ये मेन देखिए यहाँ पे देखिए हमने लिखा है C मतलब कैटेगरी रैंक। अब इसके बारे में समझते हैं कि कैटेगरी रैंक क्या है और जर्नल रैंक क्या है और ओवरऑल रैंक क्या है। देखिए यहाँ पे हमने एक इसका स्क्रीनशॉट लिया तो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, एक यहाँ पे जर्नल रैंक है, यहाँ पे 96 लिखा हुआ है, ये रेड मार्क है, तो ये आपकी जर्नल रैंक क्या है, जर्नल रैंक। इसको आप ओवरऑल रैंक भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आप साइड में और राइट हैंड साइड में SC OP लिखा हुआ, उसके सामने लिखा है 1, इसका मतलब क्या आपकी कैटेगरी रैंक 1 है।
आपने अपनी कैटेगरी में टॉप किया है, ऐसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपने अपनी कैटेगरी में टॉप किया। लेकिन अगर कोई ऐसे कैंडिडेट जो इतने मार्क्स है, जो जनरल मेरिट से बिलोंग करता है, तो टॉपर फिर वही माना जाएगा, क्योंकि उसको भले कैलकुलेट ना करे लेकिन टॉपर वही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और अगर आपने ऐसे कैटेगरी में आप इस प्रकार से हो, SCOP फर्स्ट लिखा हो, तो आपकी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक और आपने अपनी कैटेगरी में टॉप किया है। तो ये समझ गए आप जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक। अब आगे बात करते हैं ऐसे केस सेकंड के बारे में। केस सेकंड में क्या है, देखिए केस सेकंड में आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेना है। इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। पहला तो यह है कि ये जो रिजल्ट घोषित हुआ है, ये समाज कल्याण और प्राविधिक शिक्षा का एक साथ हुआ है, सम्मिलित रूप से रिजल्ट घोषित हुआ है, तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है। तो इसमें पॉइंट 2 में देखो, यहाँ पे आप इसको समझते हैं कैसे। यदि कोई 3 अभ्यर्थी जो प्राविधिक विभाग से संबंध रखते हैं, यानी कोई प्राविधिक विभाग से संबंधित है और वो रिजल्ट में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक प्राप्त किया, यानी कि कोई ऐसे 3 कैंडिडेट है जो प्राविधिक शिक्षा विभाग से संबंध रखते हैं और उन्होंने पहले 3 रैंक हासिल किए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि वे टॉप 3 कैंडिडेट हैं, तो वे समाज कल्याण विभाग की पोस्ट से अलग हो जाएंगे, यानी कि फिर उनको समाज कल्याण विभाग में पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि वे तो ऑलरेडी प्राविधिक शिक्षा में चले गए। अब उसके बाद जो कैंडिडेट आएंगे, जैसे समाज कल्याण विभाग से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने फिर 5-6 रैंक प्राप्त किया, तो उन्हें ही पहले पोस्ट दी जाएगी। मतलब अगर पहले 3 कैंडिडेट्स जो हमारे प्राविधिक शिक्षा विभाग से संबंध रखते हैं, थर्ड रैंक हासिल किया है, टॉप 3 हमारे प्राविधिक शिक्षा विभाग वाले हैं, तो वे अलग हो जाएंगे। उसके बाद जो 4, 5, 6 वाले सपोज दैट समाज कल्याण वाले होंगे, तो उन्हें फोर्थ रैंक पर भी वही पोस्ट मिलेगी जो उन्होंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में दी है। अगर उनकी फर्स्ट रैंक नहीं है तो भी उन्हें मिल जाएगी। देखो कैसे समझते आगे इसको। जैसे अनुदेशक फीडर है, यहाँ पे डिप्लोमा किसने 4th रैंक हासिल किया है, लेकिन इससे पहले कोई ऐसा कैंडिडेट था जिसने 3rd रैंक हासिल की थी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक के ऐसे अभ्यर्थी जो प्राविधिक शिक्षा से संबंधित रखते थे, तो उनका कुछ मैटर नहीं रहा। अब समाज कल्याण वालों का और उनके बाद 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जो समाज कल्याण से संबंध रखते हैं, जिन्होंने 4th, 5th और 6th रैंक हासिल किया, यानी कि पहले 3 कैंडिडेट प्राविधिक शिक्षा विभाग के जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक हासिल किया, उसके बाद फिर समाज कल्याण विभाग के जिन्होंने 4th, 5th और 6th रैंक हासिल किया है। तो उनको देखो कैसे मिलेगी सीट। जैसे डिप्लोमा वाले ने 4th रैंक हासिल किया है, तो उसने अनुदेशक फिटर भरा, तो उसको डायरेक्ट अनुदेशक फिटर मिल जाएगी। ITI फिटर से अगर 5th रैंक हासिल किया, समाज कल्याण विभाग से संबंध रखता है, तो उसको अनुदेशक फिटर मिल जाएगी। डिप्लोमा से कोई चीज़ ने 6th रैंक हासिल किया है, उसने अनुदेशक फिटर से भरा, तो उसको अनुदेशक फिटर मिल जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा कि प्राविधिक शिक्षा में या समाज कल्याण में है। अगर ये कैंडिडेट आपके समाज कल्याण में है और ये फिर इन्होंने समाज कल्याण में 4, 5, 6 रैंक पर है, और अगर कोई ऐसे कैंडिडेट समाज कल्याण पे ही फर्स्ट रैंक पे हो, तो फिर ये 5th वाला कैंडिडेट सीट नहीं ले सकता अनुदेशक फिटर, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 4 सीटें हैं फिटर में, समझिए बात। तो उसमें 4 सीट है, तो फिर ITI फिटर वाला सीट नहीं ले सकता। लेकिन अगर ये पहले 3 कैंडिडेट प्राविधिक शिक्षा में चले जाए और फिर समाज कल्याण वाले बचे, तो फिर इनको सीट अवेलेबल हो जाएगी। तो ऐसी भी कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। एक केस इसमें हो रहा है केस 3, ये केवल डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। इसमें क्या हम एक रफली बेसिक आइडिया लेंगे। देखिए जैसे पोस्ट प्रेफरेंस किसने भर दी, डिप्लोमा वाले ने। पहले उसने अनुदेशक फिटर भी, फिर अनुदेशक वेल्डर, फिर अनुदेशक डीजल मैकेनिक, उसके बाद अनुदेशक मोटर मैकेनिक, 4 सीटें भर दी। अब कोई ऐसा कैंडिडेट डिप्लोमा वाला जिसकी फर्स्ट रैंक है और उसने अनुदेशक डीजल मैकेनिक भर दी, तो उसको 100% सीट एकदम मिल जाएगी जिसकी फर्स्ट रैंक है। अगर वो भरता है अनुदेशक मोटर मैकेनिक और वो फर्स्ट रैंक अचीव किया उससे प्राविधिक शिक्षा विभाग में, तो उसको डायरेक्ट मिल जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिपेंड करता है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस रैंक के साथ क्या रखी है। अगर सामान्य तौर पर जो डिप्लोमा मैकेनिकल वाले होते हैं वे भरते फिटर ही है, अपनी ब्रांच से लेट भरते हैं, पहले से फिटर हो गया, फिर वेल्डर हो गया, फिर अनुदेशक डीजल मैकेनिक, फिर मोटर मैकेनिक भी। लेकिन एक रफली आइडिया, अगर कोई कैंडिडेट ऐसी पोस्ट को भर दे जो कोई नहीं भर रहा, जो सारे कैंडिडेट से निचले स्तर पर भर रहे हैं, और आप उसे पहले स्तर पर ले आओ, यानी कि फर्स्ट लेवल पर लेकर आओ, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। तो कई बार ऐसी कंडीशंस भी हो जाती है। तो आई होप इस वीडियो से आपको पोस्ट प्रेफरेंस और सीट अलॉट के बारे में एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। तो एक एक्सपेक्टेड आइडिया है, अप्रोक्सीमेटली कंडीशन तक ये सीमित है। इससे आप केवल और केवल एक बेसिक आइडिया ले सकते हो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। इससे आप समझ सकते हैं कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इससे आप बेसिक आइडिया लेकर अपने रिजल्ट को भी एनालिसिस कर सकते हो, फाइनल रिजल्ट को। तो ये थी स्टूडेंट में कुछ जानकारी। तो आज वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।